हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लायर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जब अर्थव्यवस्था में एकमुश्त कर और आनुपातिक कर दोनों लगाए जाते हैं तो कौन से कर के लगाने से राष्ट्रीय आय में अधिक कमी होती है। सिद्ध करो कि आनुपातिक कर बिल्ट इन स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक साथ दोनों प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं। जब लमसम टैक्स इम्पोज किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय का मान OY3 होता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में प्रोपोर्शनेट टैक्सेस लगाए जाते हैं तो राष्ट्रीय आय OY2 से घट करके OY3 रह जाती है। आनुपातिक कर की दर के गुणक का मान एक मुश्त कर की दर के गुणक से कम होता है। dy/dt इज इक्वल टू -b/1 -b, ये कर गुणक है जब अर्थव्यवस्था में एक मुश्त कर की दर लगाई जा रही हो। एंड dy/dt इज इक्वल टू -b/1 -b स्मॉल ब्रैकेट 1 -t, ये कर गुणक है जब अर्थव्यवस्था में आनुपातिक कर लगाए जा रहे हों। ज्यों-ज्यों आय में वृद्धि होने के साथ साथ कर आगम में वृद्धि होती है, त्यों-त्यों राष्ट्रीय आय की तुलना में खर्च करने योग्य आय में कम वृद्धि होगी। आय का कुछ भाग सरकार के द्वारा लेने से गुणक का मान कम हो जाता है, अतः आय में वृद्धि Y2 से कम होकर Y3 तक हो जाती है, जैसा आपने अभी इस रेखा चित्र में देखा। अतः आनुपातिक कर की दर बिल्ट इन स्टेबलाइजर की तरह काम करती है। यदि विनियोग फलन नीचे की ओर विवर्तित होता है तो कर की मात्रा में कमी होने से कुल आय की तुलना में खर्च करने योग्य आय में कमी कम होगी। लीजिए अब हम एक प्रश्न हल करते हैं कि यदि कर आय का फलन हो तो यह विनियोग तथा सरकारी व्यय के परिवर्तनों के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को कम कर देता है। इस प्रकार यह कर अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित स्थायित्व कारक के रूप में कार्य करते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसे निम्न मॉडल की सहायता से प्रमाणित कीजिए। प्रश्न है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 YD, कर फलन है T बराबर 15 प्लस 0.25y, G इज इक्वल टू 30, I इज इक्वल टू 32। गुणक dy/dt की भी गणना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। अब हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन पढ़ते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। dy/dt इज इक्वल टू -by/1 -b ब्रैकेट 1 -t, ये सूत्र है कर गुणक का। नाउ y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g मॉडल से हम इस प्रश्न का हल करते हैं। यहाँ c, i और g के स्थान पर हम इन तीनों का मान रख देते हैं और इनका मान रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वह है y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 YD प्लस 32 प्लस 30, y इज इक्वल टू 162 प्लस 0.8 बड़ा ब्रैकेट y माइनस छोटा ब्रैकेट 15 प्लस 0.25y छोटा और बड़ा दोनों ब्रैकेट बंद। जैसा आप जानते हैं कि YD इज इक्वल टू y माइनस t, y इज इक्वल टू 162 प्लस 0.8 ब्रैकेट y माइनस 15 माइनस 0.25y ब्रैकेट बंद, y इज इक्वल टू 162 प्लस 0.8 ब्रैकेट 0.75y माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज्ड, y इज इक्वल टू 162 प्लस 0.6y माइनस 12, then y minus 0.6y is equal to 150, then 0.45y is equal to 150, then y is equal to 375, यानी राष्ट्रीय आय का मान 375 प्राप्त होता है। dy/dt is equal to -by/1 -b 1 -t। अब इस सूत्र में सारे मान रखने पर -0.8
ब्रैकेट 375 अपॉन 1 माइनस 0.8 ब्रैकेट 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन 1 minus 0.8 into 0.75, then minus 300 upon 1 minus 0.6 is equal to minus 300 upon 0.4, then dy by dt is equal to minus 750. यदि कर की दर में 10% अंक से कमी हो तो राष्ट्रीय आय 750 की बढ़ेगी। यदि कर की दर बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय आय घटेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय और कर दोनों में विलोम संबंध होता है। कर की दर को बढ़ाने से राष्ट्रीय आय में कमी होती है और कर की मात्रा को घटाने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। When proportionate tax is imposed तो s plus t फंक्शन कैसा होगा? s is equal to yd minus c, yd minus ब्रैकेट 100 plus 0.8 yd is equal to yd minus 100 minus 0.8 yd. S is equal to minus 100 plus 0.2 yd. yd बराबर y minus t. Then S is equal to minus 100 plus 0.2 बड़ा ब्रैकेट y माइनस छोटा ब्रैकेट 15 प्लस 0.25 y, छोटा और बड़ा दोनों ब्रैकेट बंद। S is equal to minus 100 plus 0.2 bracket y minus 15 minus 0.25 y bracket closed. S is equal to minus 100 plus 0.2 bracket 0.75 y minus 15. S is equal to minus 100 plus 0.15 y minus 3. S is equal to minus 103 plus 0.15 y. Then S plus t is equal to minus 103 plus 0.15 y plus 15 plus 25. S plus t is equal to minus 88 plus 0.4 y. S plus t is equal to minus 88 plus 0.40 y. जब y इज इक्वल टू 0 तो s प्लस टी इज इक्वल टू माइनस 88। जब s प्लस टी बराबर 0 हो तो y बराबर 220। माइनस 88 प्लस 0.4 y इज इक्वल टू 62। 0.4 y इज इक्वल टू 150, देन y इज इक्वल टू 375। जैसा आपने देखा कि चाहे हम समग्र कुल मांग और कुल पूर्ति विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करें, चाहे बचत विनियोग विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करें, दोनों तरीके से राष्ट्रीय आय का मान बराबर ही प्राप्त होगा। पहले भी y बराबर 375 हमें प्राप्त हुआ था जब हमने y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के द्वारा इसे ज्ञात किया था, और जब s इज इक्वल टू आई के द्वारा हमने इसे ज्ञात किया तो भी हमें y का मान 375 प्राप्त होता है। जब y इज इक्वल टू 375 हो तो t बराबर 15 प्लस 0.25 ब्रैकेट 375, t इज इक्वल टू 15 प्लस 93.75, देन t इज इक्वल टू 108.75। अब हम डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात करते हैं। टैक्स की मात्रा हमारे पास आ गई, राष्ट्रीय आय का मान हमें प्राप्त हो गया है। देन वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी बराबर 375 माइनस 108.75, देन वाई डी इज इक्वल टू 266.25। अब हम कर की उपभोग की मात्रा को ज्ञात करते हैं। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई डी, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई डी के स्थान पर हम वाई डी का मान 266.25 रख देते हैं और तब हमें C प्राप्त होता है। C इज इक्वल टू 100 प्लस 213 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 313। अब हम बचत की मात्रा को ज्ञात करते हैं। S इज इक्वल टू वाई डी माइनस C, S इज इक्वल टू 266.25 माइनस 313, देन S इज इक्वल टू माइनस 46.75, यानी बचते यहाँ नेगेटिव हैं। देन S प्लस टी इज इक्वल टू 108.75 माइनस 46.75, S प्लस टी इज इक्वल टू 62। जब कर एक मुश्त लगाया जाए तो
lump sum tax is equal to 108.75, S is equal to YD minus C, S is equal to minus 100 plus 0.2 YD is equal to minus 100 plus 0.2 bracket Y minus 108.75 bracket closed. As you know, YD is equal to Y minus T, then minus 100 plus 0.2y minus 21.75, S is equal to minus 121.75 plus 0.2y, S plus T is equal to minus 121.75 plus 0.24 plus 108.75. Then S plus T is equal to minus 13 plus 0.2y. जब y बराबर 0 तब s प्लस टी इज इक्वल टू माइनस 13. जब s प्लस टी इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू 65. The slope is equal to 72 upon 425 minus 65 is equal to 72 upon 360 is equal to 0.2. Value of investment and government expenditure multiplier. When lump sum tax is imposed, dy by di is equal to dy by dz is equal to 1 upon 1 minus b, which is 1 upon 1 minus 0.8 is equal to 1 upon 0.2 is equal to 5. That means investment multiplier और government expenditure multiplier का मान 5 प्राप्त होता है. S plus T is equal to I plus G. Then minus 13 plus 0.2y is equal to 72. 0.2y is equal to 85. Then y is equal to 425. यानी एक मुश्त कर लगाने से सरकारी व्यय व विनियोग में 10 रुपये बढ़ाए जाने पर राष्ट्रीय आय में 50 रुपये की वृद्धि होती है. When proportionate tax is imposed, then dy by di is equal to dy by dz is equal to 1 upon 1 minus b bracket 1 minus t is equal to 1 upon 1 minus 0.8 bracket 1 minus 0.25 is equal to 1 upon 1 minus 0.8 bracket 0.75 is equal to 1 upon 1 minus 0.6 is equal to 1 upon 0.4 is equal to 2.5. Then S plus T is equal to I plus G. Minus 88 plus 0.4y is equal to 72. 0.4y is equal to 160. Then y is equal to 1600 upon 4. Then y is equal to 400. जैसा आपने देखा कि डेल्टा टी और डेल्टा जी अगर 10 रुपए का सरकारी व्यय किया जाए और 10 रुपए का कर लगाया जाए और लंप सम टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स दोनों इम्पोज किए जाएं तो जो स्थितियां होंगी, लंप सम टैक्स का मान है 50 और प्रोपोर्शनल टैक्स का मान है 25. आनुपातिक कर लगाने से राष्ट्रीय आय में लंप सम टैक्स की तुलना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि कम गति से बढ़ेगी तथा कमी भी कम अनुपात में ही होगी. जैसा कि इस टेबल से भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ लंप सम टैक्स डेल्टा जी इज इक्वल टू 10, डेल्टा वाई यानी आय में होने वाली वृद्धि 10, क्रमशः 10, 8 और 6.4 से बताई गई है और टैक्स की मात्रा 0.00 दिखाई गई है. डेल्टा वाई डी यानी खर्च करने योग्य आय जो है पहले प्रारंभ में 10, उसके पश्चात 8 और फिर 6.4 है. इसी प्रकार डेल्टा सी यानी उपभोग में होने वाला परिवर्तन 8, 6.4 और इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है. जो टोटल इंक्रीज होता है एन आई में वो डेल्टा आई की हर अगली इकाई को जोड़ने से हमें प्राप्त हो जाता है और इसे ज्ञात करने के लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सहारा लेते हैं और इसका फार्मूला है a/1 माइनस आर. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस टेबल के द्वारा प्रोपोर्शनेट टैक्स यदि लगाए जा रहे हैं तो राष्ट्रीय आय में होने वाला परिवर्तन क्रमशः इस प्रकार से है कि प्रारंभ में डेल्टा वाई यानी आय में होने वाली वृद्धि 10 इकाई की है, उसके पश्चात 6 इकाई, उसके पश्चात 3.6 इकाई. इसी प्रकार कर की मात्रा शुरू में 2.5, उसमें होने वाला परिवर्तन 1.5 और 0.9. खर्च करने योग्य आय में होने वाला परिवर्तन 7.5, 4.5, 2.7 और उपभोग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन 6, 3.6, 2.16.
इस प्रकार जो सम है उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सहायता से ज्ञात करेंगे और इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a/1 माइनस आर इज इक्वल टू 10/1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 10/0.4 इज इक्वल टू 25. थैंक यू.